वेलकम टू सर्वज्ञ एडुटेक। एसएससी सीजीएल 2023 कोर्स लॉन्च हो चुका है सर्वज्ञ एडुटेक में। पहली वीडियो में आपको बताया था डिटेल्स ऑफ द पोस्ट्स, जो सिलेबस है और किस लेवल की पोस्ट है, इसमें ग्रुप बी ग्रुप सी की किस लेवल की पोस्ट है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा और राइट साइड में भी उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कोर्स की पहली वीडियो आ चुकी है जिसमें हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कौन सा सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं हम पकड़ रहे हैं मैथ्स को। आपको बताया था पिछली वीडियो में टायर 1 में मैथ सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चंस इस सेक्शन से आप इजीली कवर कर सकते हैं। 25 आउट ऑफ 25 इतना टाइम आप पे रहता है, इतना आप इस सेक्शन में स्कोर कर सकते हैं विद अ गुड प्रिपरेशन। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इतना स्कोर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसका पर्पज़ क्या है? जब भी आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए, उस एग्ज़ाम के क्रक्स को समझना होना चाहिए। ठीक है, कि वो क्या मांग रहा है वो एग्ज़ाम, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्या प्रिपरेशन मांग रहा है वो एग्ज़ाम। ठीक है, उस हिसाब से आप स्टार्ट करते हैं उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को। तो इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि आप एग्ज़ाम का क्रक्स समझें, उससे समझें कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी आपको प्रिपरेशन रखनी है अपनी, कितना आपको किस सेक्शन को देना है। तो उसी के चलते सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम पकड़ रहे हैं वो है मैथ्स का, जिसके आते हैं पूरे 25 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपको कराएंगे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि है हमारी मैथ्स, उसके हम कराएंगे आपको 25 क्वेश्चन टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इस सब्जेक्ट में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपको इस वीडियो से पता लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो लेके आएंगे मैथ सेक्शन का। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम कवर कर रहे हैं 2020 का जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है उसको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के पहला क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। मैथ्स का पेपर है तो ज़्यादा हमारे पास नंबर का खेल रहता है। ठीक है, और एग्ज़ाम होता है हमारा जो टायर 1 है वो होता है हमारा 2 आवर्स का। ठीक है, इसी में आपको 4 सेक्शंस निपटाने होते हैं। ठीक है, तो कुछ सेक्शंस पे आपको ऐसी कमांड करनी पड़ेगी कि आप उस सेक्शन को इतना जल्दी अटेम्प्ट कर लें कि आपके लिए बाकी सेक्शंस के लिए टाइम बच जाए, है ना। तो इसके लिए मैथ्स का जो अप्रोच रहता है, आपको इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ढंग से पढ़ना है कि क्वेश्चन में कुछ भी स्किप ना हो जाए। क्योंकि अगर आपने कहीं पे भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर छोड़ दी तो वो आपके लिए एक माइनस में नेगेटिव मार्किंग क्योंकि इसमें होती है, तो वो आपका नेगेटिव में चल जाएगा। ठीक है, तो आराम से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जहाँ पे कैलकुलेशन होगी उसको ट्राई करेंगे कि जल्दी जल्दी हो जाए। इस लेक्चर सीरीज़ में आपको आगे हम क्विक मैथ्स भी बताएंगे किस तरह से आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर सकते हैं। क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में थोड़ा डिटेल्ड में करेंगे हम, कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए, और जो आगे जो लेक्चर्स आएंगे, इसमें आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें आपको शॉर्ट तरीके से करने के भी तरीके बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर्स ए बी सी डी ई ए ड्यूरिंग द 6 मंथ्स। कौन से 6 मंथ्स? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, इसके आपको 5 डीलर्स के सेल्स दिखा रखी हैं 6 मंथ्स की। कौन से साल की? 2018 की। पूछा क्या है? द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर बी। ठीक है, डी आई टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे इन्हें, जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा उसी के हिसाब से चलते रहेंगे। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर बी। डीलर बी जैसे ही बोला मैं डीलर बी पे चला गया। क्या बोला? जनवरी, अप्रैल एंड जून। तो ये सम पूछ रहा है, तो जनवरी में बी का जनवरी में प्लस बी का अप्रैल में प्लस बी का जून में कितना है देख लेते हैं। यहाँ से वैल्यूज़ काउंट कर लेते हैं। ये हमारा 600 है और हमारा जो अप्रैल में है वो है 580 और जून में है 620। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, ये अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 1800। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? रेशियो निकालना है किसका? बी का
जनवरी, अप्रैल एंड जून में टू द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ए एंड डी इन मार्च. ए इन मार्च 628 एंड डी इन मार्च 722. तो इससे इसका रेशियो निकालना है. ए मार्च प्लस डी मार्च. ठीक है, ए मार्च हमने देखा था कितना है 628 और डी मार्च कितना है हमारे पास 722. तो इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे. ठीक है, ये जो हमारे पास सम होके आता है वो है, कैलकुलेट कर लेंगे 1350. अब बोला है इन दोनों का रेशियो निकालना है हमें, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1800 अपॉन 1350 1350. तो इसे कैंसिल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल. ठीक है, तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करना है. जो भी यहाँ पे आपको कहीं पे भी कुछ ड्रॉप नहीं करना, कहीं आप इस की जल्दीबाजी में कहीं बी का केवल जनवरी और अप्रैल का ही ले लें और जून छोड़ दें, तो इससे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 4:3. आप भी सॉल्व करते हुए चलिए और मैच करिए कि आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं. नेक्स्ट, यह है हमारा वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन. आप ये भी नोट करते रहें कि किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, तो टू डू अ सर्टेन वर्क, ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विद बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे. क्या कह रहा है, एक काम को करने के लिए ए और बी अल्टरनेट डेज पे वर्क करते हैं. ठीक है, एक टाइप आता है हमारा वर्क एंड टाइम में अल्टरनेट डेज वाला. ये भी आपको आगे इस कोर्स में बताएंगे डिटेल में. आज बस क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो कहता है कि ए और बी अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं और बी पहले काम कर रहा है. पहले बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है. इस तरह से ये काम कर रहे हैं. ठीक है, क्या कहता है, ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज. ए अगर अकेले काम करेगा तो वो वही कर देगा 24 डेज में इस काम को. ठीक है, if the work gets completed in 11 1/3 days, होल नंबर, मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, क्या कहता है, इतने टोटल डेज में अगर अल्टरनेट डेज में ए और बी काम करें तो इतना टोटल दिन लगता है. इसका मतलब क्या है 34/3. ये आपको सॉल्व करना आता हो किस तरह से ये आता है. ठीक है, 34/3 डेज हमारे टोटल लगते हैं अगर इस तरह से अल्टरनेट डेज में काम करें हो. ठीक है, तो फाइनल क्वेश्चन क्या पूछता है, बी अलोन 7/9 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क कितने दिन में करेगा. ठीक है, तो हमें ए का अलोन का दे रखा है, हम बी का लेट कर लेते हैं. बी का लेट करेंगे एक्स. अब सबसे पहले कौन काम कर रहा है, अब इसमें क्या अप्रोच ट्राई करते हैं हम, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा इस चीज़ को कि एक्स डेज में जो बी है वो एक काम को कर लेता है. तो इसका 1 डे वर्क निकाल लेते हैं. बी हमारा 1 डे में कितना काम करेगा, ये हो जाएगा हमारा 1/x. इसी तरह ए जो है 24 डेज में हमारा एक काम कर लेता है. तो ए 1 डे में कितना काम करता है हमारा 1/24. ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले बी आता है, तो बी आया, उसने पहले दिन काम कर लिया 1/x. फिर हमारा आया ए ने काम कर लिया हमारा 24. तो ये हमारे कितने डेज हो गए, बी का 1 डे और ए का 1 डे. तो इससे हमारा क्या निकल गया, 2 दिन का काम निकल गया. इन्होंने टोटल कितने दिन बोले थे, 11 1/3 डेज. इतने डेज में काम हमारा कंप्लीट हो जाता है. अब इसमें देखेंगे तो 11 डेज तो कर रहे हैं और 1/3 भी. ठीक है, तो 11 डेज में पहले ब्रेक कर लेते हैं इसे एक ऐसे नंबर में जो 2 का मल्टीपल हो. क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको 10 + 1 डेज मान ले, 11 डेज को 10 + 1 डेज मानेंगे तो 10 डेज में हम देख सकते हैं कि बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया. इसी तरह 10 बार हो गए. ठीक है, इसमें जो लास्ट आएगा वो आएगा हमारा ए. 10 दिन तक, मतलब ये 2 दिन का था, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 10 दिन. फिर एक दिन कौन काम किया, हमारा करा कौन, बी काम किया, उसने अपना पूरा काम करा 1 दिन का. ठीक है, अब इतना सा ही काम बचा हुआ था कि वो होना था हमारा केवल 1/3 डेज में. लास्ट डे में कौन आ रहा है, हमारा ए आ रहा है, तो वो करेगा और ये टोटल काम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा.
इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू आ जाएगी तो हमें x क्या था हमारा, x डेज में हमारा b काम कर रहा था पूरा। अब उन्होंने बोला है कि 7/9 काम कितने दिन में करेगा वो। 7/9 के लिए इसको जो x की वैल्यू आएगी उसको 7/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करिएगा, अपना आंसर कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, आप इसकी अप्रोच समझ गए होंगे। हमने इसे ब्रेक क्यों करा, क्योंकि 2 दिन का हमें काम मिल रहा था। ठीक है, 11 दिन थे हमारे पास, तो 10 दिन के हिसाब से हम पहले देख लेते। 2 × 5 हमारे 10 डेज हो जाते। इतने में तो बी और ए ने अल्टरनेट कर लिया। फिर आया 11वें दिन हमारा बी ने अपना काम पूरा किया और वो चल दिया। फिर हमारा इतना ही काम बचा कि 1/3 लगना था, 1/3 दिन का टाइम लगना था। मतलब 24 घंटे होते हैं, तो उसका केवल 8 घंटे काम करना था ए को। तो वो आया और उसने काम किया, तो ये पूरा जो टोटल है वो हमारा 1 के बराबर हो जाता है। हमारा काम पूरा हो जाता है इतने में। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से हमारा 7/9 इंटू एक्स करके हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हमारा आंसर क्या है, आपका आंसर क्या है। नेक्स्ट, ये हमारा कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा रूल इसमें लगेगा, हमारा बोर्ड मास, जो हम बचपन में पढ़ते थे, 5th 6th में पढ़ते थे हम, बोर्ड मास। कुछ नहीं करना होता है इसमें। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड्स फॉर ऑफ, D स्टैंड्स फॉर डिवाइड, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, A स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड S स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो जिस भी ऑर्डर में ये रहता है उस ऑर्डर में हम सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं SSCGL में, अभी भी आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। तो इनको कुछ नहीं होता, ये बस मार्क्स देने के लिए होते हैं। बहुत जल्दी इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हमारा, ब्रैकेट। ब्रैकेट देखेंगे यहाँ पे हमारा, तो हम ब्रैकेट भी 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बिग ब्रैकेट होते हैं हमारे, फिर हमारे कर्ली ब्रैकेट और फिर स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले जो सॉल्व होता है हमारे बिग ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। तो इसके अंदर देख लेते हैं बिग ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है। बिग ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट हमने देख लिया, छोटा वाला ब्रैकेट है, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। 9/6 इंटू 6 - 3, सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे। 6 - 3 होता है हमारा 3। ब्रैकेट अभी कौन सा, छोटा वाला हट गया, बड़े वाले लग गए। इनको बाकियों को ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर तुम्हारा हमारा ब्रैकेट हमें दिख गया है यहाँ पे, तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को। तो ब्रैकेट के अंदर भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पहले डिवाइड आ रहा है फिर मल्टीप्लाई आ रहा है। बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले कौन सा आता है, डिवाइड आता है, उसके बाद मल्टीप्लाई आता है। तो पहले हम करेंगे डिवाइड, 9/6 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पे 5/8 ऐसे रखेंगे, और ये 20। ठीक है, और यहाँ पे सेम हुई नहीं, यहाँ पे भी ब्रैकेट है, तो इसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। ब्रैकेट के अंदर भी देखेंगे हम, तो यहाँ पे पहले क्या आता है, ऑफ पहले आता है, ओ पहले आता है और डिवाइड बाद में आता है। तो ओ पहले करेंगे, तो 2 × 20 और 10 डिवाइड बाई 2 × 20। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा अभी। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारा ये हो जाएगा हमारा 9/2। फिर इसी में देखेंगे तो इसमें ऑफ पहले आता है, तो इसको ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो 5 × 8 इंटू 9/2, यहाँ पे डिवाइड बाई 20 था, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 10/40 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे। अब तो सिंपल हो गया। अब क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, फिर ये मल्टीप्लाई करना है, और फिर ये माइनस कर देना है। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। कमेंट्स में इसका भी आंसर बताइएगा। नेक्स्ट, अब आ गया हमारा किस तरह का क्वेश्चन, हमारा स्पीड एंड टाइम वाला। ठीक है, इस जो कोर्स है इसमें आगे जब टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे उसमें स्पीड एंड टाइम में एक अंदर आता है कॉन्सेप्ट बोट्स एंड स्ट्रीम्स का। ठीक है, तो उसमें हम आपको पूरा डिटेल में इस चीज़ को समझाएंगे। अभी आप देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसमें किस लेवल का क्वेश्चन आया है। क्या कहता है क्वेश्चन को पढ़ेंगे। XY आर 2 पॉइंट्स इन अ रिवर, रिवर बह रही है, एक्स और वाई
उसमें 2 पॉइंट्स हैं। अब आगे क्या कह रहा है, पॉइंट्स P एंड Q डिवाइड द स्ट्रेट लाइन XY इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो P और Q जो पॉइंट्स हैं वो इस पूरी लाइन को XY को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इक्वल को कैसे दिखाते हैं, ऐसे में। नेक्स्ट, द रिवर फ्लोज अलोंग XY। किस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, XY डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। क्या बोल रहा है आगे, एंड द टाइम टेकन बाय अ बोट टू रो फ्रॉम X टू Q। कहाँ से कहाँ जाना है बोट को, X टू Q, एंड फ्रॉम Y टू Q, और Y से Q पे। ठीक है, ये बोल रहा है किस रेशियो में, 4:5 के रेशियो में। तो इस चीज़ में क्या होता है, जब बोट, अब नॉर्मल सी बात है, अगर बोट स्ट्रीम के साथ फ्लो कर रही है तो स्ट्रीम एड करेगी बोट की स्पीड को। तो उस टाइम पे जो स्पीड निकल के आती है ना, वो आती है जो बोट की स्पीड है प्लस जो स्ट्रीम की स्पीड है। इसे कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम। जब बोट उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम चल रही है, तो दोनों की स्पीड जो है वो एड अप कर जाती हैं। इसी के अपोजिट, जब जो बोट है वो स्ट्रीम के अपोजिट चल रही है, उस टाइम पे क्या होती है हमारी, बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड, तो वो आ जाती है हमारी स्पीड। इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, अप स्ट्रीम। स्ट्रीम के अगेंस्ट जब हम जा रहे हैं तो स्ट्रीम बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देते हैं। तो इसने क्वेश्चन में क्या कहा था, टाइम टेकन बाय द बोट टू रो फ्रॉम X टू Q एंड Y टू Q आर इन द रेशियो 4:5। टाइम टेकन, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं। अगर ये पूरा डिस्टेंस x और y के बीच में a है, तो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा a/3, ये भी हो जाएगा हमारा a/3, ये भी हो जाएगा हमारा a/3। क्या कह रहा है, x टू q जाना है ना इसे, तो x टू q भेज देते हैं। तो x टू q में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, a/3 और a/3, तो वो हो जाएगा हमारा 2a/3। ठीक है, और स्पीड क्या है, स्पीड क्या होगी ऐसे में, जब x से y की तरफ जाएगा, स्ट्रीम इसी साइड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, x से y की तरफ, तो ये ऐड हो जाएंगी स्पीड। तो बोट की मान लेते हैं b है, स्ट्रीम की मान लेते हैं s है। ठीक है, और अब इसका रेशियो किससे दे रखा है हमें, जब बोट जाएगी y से q, तो y से q में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, a/3। और जो हमारा स्पीड इस केस में क्या होगी, अब अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रही है, तो जैसे बताया यहाँ पे स्पीड हो जाएगी b-s। ये हमारा कितना आ जाएगा, जो उन्होंने दे रखा है 4/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो 2a/3 इंटू b+s इंटू b-s अपॉन 3 इंटू b-s अपॉन a, कितना दे रखा है ये 4/5। इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा बोट और स्ट्रीम की जो स्पीड का रेशियो है वो निकल के आ जाएगा। फाइनल उन्होंने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम टू दैट ऑफ द रिवर करेंट इज इक्वल टू। क्या पूछा है इसमें, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, जैसे बोला था क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखना है सही से। ठीक है, बोट का बोट की डाउनवर्ड जो स्पीड है उसका रेशियो निकालना है, किससे, स्पीड ऑफ द रिवर करंट से। तो कहीं यहाँ पे आप स्पीड ऑफ द बोट देख के कहीं b/s निकाल के आंसर मार्क ना कर दे, वहाँ पे वो आंसर में ऑप्शंस में ये भी देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, और आप जल्दीबाजी में वहाँ पे वो भी टिक लगा के आ जाएंगे, पर वो हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, क्वेश्चन सही से पढ़ना है। b+s उसने पूछा था, डाउनवर्ड जब बोट जाएगी उसका रेशियो किससे, रिवर करंट की स्पीड से। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, जब यहाँ से b/s निकल जाएगा तो b+s/s भी निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अब आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, CI क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8192 फॉर 1/4 years at 15% per annum if interest is compounded 5 monthly। क्या कह रहा है, CI का फॉर्मूला,
सीआई में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, उसमें अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, पी इंटू 1 + r/100⁴ ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो आप अमाउंट निकल के रोकेंगे नहीं। इंटरेस्ट निकालने के लिए, सीआई निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास फार्मूला, ए माइनस पी। यहाँ से आपका अमाउंट निकल जाएगा, उसमें से प्रिंसिपल जब माइनस करेंगे तब जाके हमारा सीआई निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट, अ कॉर्ड 21 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 25 सेंटीमीटर। अब ये किस चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, ये आ गया हमारा सर्कल से क्वेश्चन। देख रहे हैं आप कितने वास्ट इसका सिलेबस है, पर कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है, ठीक है। इस पूरे कोर्स में ये पूरे जो टॉपिक्स हैं वो आपको कवर कराएंगे, तो आप रिलैक्स रहिए इस चीज़ के बारे में कि ये इतने ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। अभी आगे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो सब आपको समझाएंगे इस कोर्स में। बस आपको ये पूरी लेक्चर सीरीज तरीके से फॉलो करनी है। यहाँ पे बस आपको देखना है कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल आ गया तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोलता है, अ कॉर्ड 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्योंकि आप इस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि कॉर्ड क्या होती है। अ कॉर्ड 21 सेंटीमीटर ड्रॉन इज लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 25 सेंटीमीटर। डायमीटर 25 सेंटीमीटर दे दिया तो रेडियस हो जाएगी हमारी 25/2। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज, अब हमें क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है हमें, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हमें लेंथ निकालनी है। तो हमको इसको कैसे निकालेंगे, इस चीज़ में हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। ये पॉइंट यहाँ जोड़ देंगे। ये अगर सेंटर से यहाँ सर्कल के सर्कमफेरेंस पे अगर कोई लाइन बनती है तो वो भी हमारा रेडियस होता है, तो ये भी हमारा रेडियस है। रेडियस हमारे पास 25/2 है। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर गिरता है तो वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये हमारी होती है कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है हमारी। ये आगे पूरा आपको डिटेल में बताएंगे इस पूरे कोर्स में। आप यहाँ पे देखिए, घबराइएगा मत कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। ये होता है, ये प्रॉपर्टी है इस चीज़ की। सर्कल में अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर गिरता है तो वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर इस कॉर्ड की टोटल लेंथ दे रखी थी, तो ये 21/2 यहाँ पे आ गया और 21/2 ही यहाँ पे आ गया। अब ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहला जो ध्यान आता है हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि कहता है क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 25/2, बेस बेस हमारे पास है 21/2। परपेंडिकुलर निकल जाएगा, और ये उसने हमसे पूछा है इसका, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, बस हमें ये पता होना चाहिए था, सर्कल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट, फिर से आ गया आपका एक डीआई का क्वेश्चन। क्या कहता है इसमें, टेबल शोज district wise data of the number of primary school teachers posted in schools of a city। बस ये बता दिया उसने, ये डिफरेंट जोन्स में इस डिस्ट्रिक्ट को बांट दिया, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ सेंट्रल, और उसमें मेल टीचर्स बता दिए हैं ईच जोन में, और फीमेल टीचर्स अलग से बता दिए हैं ईच जोन में, ठीक है। तो इसमें देखना हमें क्या निकालना है, हमें व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टीचर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन द सिटी। इजी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इस पूरी सिटी में जो मेल टीचर्स है और फीमेल टीचर्स है उन दोनों का रेशियो क्या है। कुछ नहीं करना, इन सब का सम कर देना है, इन सब का सम कर देना है, इन दोनों का रेशियो जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। डीआई के क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत इजी आते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं और ये हो जाएंगे बहुत जल्दी। नेक्स्ट आ गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। अब ट्रिग्नोमेट्री में तो बिना फॉर्मूले के होंगे ही नहीं। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, आपको जो 10th में आपने पढ़ा है वो आपको, अगर आप कॉन्सेप्ट्स ब्रश नहीं करेंगे तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं हिल पाएगी इसमें, ठीक है। इतना क्लियर रखिए अपने माइंड में कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो आपको लर्न करके ही जाना है,
कॉन्सेप्ट समझ के ही जाने। इस क्वेश्चन को करवा देते हैं। क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 3। अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर दिख जाता है तो हमें सबसे पहले कौन से फॉर्मूले याद आने चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब कॉट स्क्वायर भी आ गया तो कॉट स्क्वायर का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले होते हैं। डेरिवेशन आपके लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पे रख लेते हैं, जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो तो अकेला है, इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। नीचे कर लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये काम आ सकता है हमारा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्योंकि क्यों आ सकता है काम, क्योंकि साइन भी है, साइन साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। तो ये काम आ सकता है। तो इसको यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा को हटाने की कोशिश करेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1, है ना। अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगेन इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा की जगह भी रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह भी रख सकते हैं। जो साइन स्क्वायर थीटा वाली की जगह है वो कैसे रख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा को अनचेंज रखेंगे, नीचे करेंगे हम कॉट स्क्वायर थीटा को अनचेंज रखेंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह रखेंगे, 1 की जगह रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा और ये इक्वल्स टू हमें दे रखा था 3। ऊपर अभी भी सेम, नीचे क्या बचा हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है हमारे पास 3। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा, अब कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट ऊपर वैसे ही रहेगा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आया हमारा, यहाँ पे बचेगा हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 3। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे हो जाएगा, इसको अगर हम देखेंगे तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 3। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाता है दोबारा से। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा हमारा, टेन थीटा हमारा हो जाएगा √3। टेन थीटा हमारा √3 कब होता है, टेन थीटा हमारा √3 कब होता है, 10/60 पे। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। अब यहाँ पे सीधे सीधे क्या निकालना है हमें, 10/60 प्लस कॉसेक 60। इससे हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। बस यहाँ पे हम अब वैल्यूज डाल देंगे 10/60 और कॉसेक 60, जो कि आपको याद होनी चाहिए, और हमारा इससे फाइनल आंसर आ जाएगा। ये भी कमेंट्स में बताएं आंसर इसका, आप साथ साथ करते हुए भी चलें और क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी देख लें, किस लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19, 28, 55 एंड 91 द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रपोर्शन। जो कह रहा है वो कर लेते हैं। 19 में से x घटाते हैं, 28 में से x घटाते हैं, ये प्रपोर्शन में रहते हैं किससे, 55 में से x घटाते हैं, 91 में से x घटाते हैं। तो प्रोपोर्शन का मतलब कुछ नहीं होता, बस इसको इक्वल टू में चेंज कर देते हैं सीधे सीधे, 55 माइनस एक्स तो 91 माइनस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो वैसे भी हो जाएगा, पर इन क्वेश्चन को अप्रोच करने की जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है वहाँ पे आप पहले ट्राई करिए कि ऑप्शंस में से ये क्वेश्चन हो जाए, है ना। अगर ऑप्शन में अगर आपको 3, 5, 7, 9 दे रखा है तो आप एक्स की जगह ये चारों वैल्यू रख के देख लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जहाँ पे भी ये इक्वल आ जाएगा वहाँ पे वही हमारा आंसर हम मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
इसमें सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर सॉल्व करने चलेंगे तो आपका आगे वाले क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बच पाएगा। नेक्स्ट, shopkeeper earns a profit of 21% after selling a book at 21% discount rate on the printed price। तीन तरह के प्राइस होता है हमारे। सीपी होता है जिस पे हम लेते हैं, एसपी जिस पे हम बेचते हैं, और एक होता है हमारा प्रिंट प्राइस। ठीक है, मार्कअप प्राइस भी कहते हैं इसे, मार्क प्राइस। ठीक है, तो इसमें जो सीपी है, एसपी है और पीपी है, इसमें क्या क्या दे रखा है हमारे पास कि 21% का प्रॉफिट होता है उसको एक चीज़, एक बुक बेचने में, अगर उसका प्रिंटेड प्राइस पे वो 21% डिस्काउंट पे बेच देता है। प्रिंट प्राइस माना जितना भी था, प्रिंट प्राइस को अगर वो 21% डिस्काउंट पे बेचेगा तो उसने कितने परसेंट पे बेचा है? उसने बेचा हमारा 79% में। ये भी आपको आगे पूरे जो कोर्स में उसमें शॉर्ट में बताया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम बचाने में हेल्पफुल रहता है। तो इसको भी आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो टॉपिक जब आएगा तो उसमें समझाया जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एस पी हमारा आ जाएगा 79/100 ऑफ प्रिंट प्राइस, इतने पे उसने उसे बेचा। अब प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो सीपी सीपी उसने क्या बोला? 21% का प्रॉफिट हुआ ना, तो कुछ नहीं करते, 100 में ऊपर ऐड कर देते हैं अपॉन 100 इंटू सी पी। ये भी हमारा एस पी है, ये भी हमारा एस पी है, ये भी हमारा एस पी है। प्रिंट प्राइस के कितने डिस्काउंट पे बेचा वो भी हमारा एस पी आता है। सी पी पे कितना प्रॉफिट पे कमाया, कितना लॉस पे कमाया, वो भी हमारा एस पी आता है। तो इन दोनों को हम बराबर रख देंगे। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है शायद, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। सी पी अपॉन एस पी का पूछा है ना। अगर यहाँ से सी पी निकल जाएगा, सी पी और पी पी का जो प्रिंट प्राइस है उसका जो रेशियो निकल जाएगा, तो हमारा एस पी का रेशियो भी, एस पी भी हमारा निकल आएगा, क्योंकि एस पी हमारा इसके बराबर है। तो यहाँ से पी पी निकाल लेंगे और उस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। जब सी पी अपॉन पी पी आ जाएगा तो हमारा हमारा सी पी अपॉन एस पी जो उसने रेशियो पूछा है वो भी हमारा आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, इसका भी आंसर आप कमेंट्स में बताइएगा। पूरा पूरा सॉल्व नहीं करा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपका है, आपको हम कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, करना आपको ही है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट्स में आंसर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट, ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जैसे हमें ये दिखा है, हम यहाँ पे दिख जाएगा हमें कौन सा फॉर्मूला। एक तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये भी हो सकता है यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब भी हो सकता है ना। इस चीज़ को अगर हम देखेंगे ना, तो मैंने तो जैसे ही देखा तो मुझे 8 दिखा, 27 दिखा, मुझे दिख गया यहाँ पे 8 होता है हमारा 2 का क्यूब, 27 होता है हमारा 3 का क्यूब। 8 जब 2 का क्यूब होता है तो इसको हम अंदर लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस वाई का होल क्यूब। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? अगर इसका 2 का क्यूब होगा 8 होगा, ये बाहर आ जाएगा, सेम वही इक्वेशन हमारी बन जाएगी। पर इससे हमारा सॉल्व क्या होगा वो पर्पस देखिएगा। अब 27 हमारा 3 का होता है, 3 को भी हम अंदर डाल देंगे, 3x-y और इसका होल क्यूब बराबर में जो दे रखा था वो तो है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे क्या? अब हमने देख लिया यहाँ पे, अब ना ये वाला फॉर्मूला लगा ना ये वाला फॉर्मूला लगा, कौन सा लगा हमारा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे डाल देंगे। ए यहाँ पे क्या है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। बी हमारा क्या है? 3 इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमारा हो गया इतना पार्ट ए माइनस बी वाला। अब ये वाला भी कर लेते हैं, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्या? 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ उसे, है ना। इसको करेंगे तो 2x प्लस 2y माइनस 3x प्लस 3y। इसको ही आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y प्लस 3y 5y। ये हो जाएगा 2x माइनस 3x माइनस का x। अब इक्वेशन में दूसरी साइड क्या था? 5y माइनस x। इससे हमें क्या दिख गया? इस साइड भी 5y माइनस x आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट होगा वो हमारा ए होगा, जो वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट होगा वो हमारा बी होगा, जो एक्स वाई का कॉफिशेंट होगा वो हमारा सी होगा। करके देख लेते हैं। 4 ये इस पे भी फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। इनको सबको सॉल्व कर लीजिए। 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली मैं साथ में लिख दे रहा हूँ, आगे आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 18xy, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6, ये हो जाएगा हमारा 19x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 4y प्लस 9y हमारा हो जाएगा 13y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 7y स्क्वायर माइनस आ जाएगा हमारा 10xy। यहाँ से हमारी कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, तो ए आ जाएगा हमारा 19, बी आ जाएगा हमारा 7, सी आ जाएगा हमारा क्या, माइनस का 10। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है, ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू। 19 प्लस 7 माइनस माइनस 10, तो ये जाएगा हमारा प्लस का 10। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन था, हो जाता है ना। नेक्स्ट, फिर से एक डीआई का क्वेश्चन। इस बार क्या दिया है, प्रोडक्शन एंड सेल दी है ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी ओवर 5 ईयर्स। प्रोडक्शन इतना हुआ, सेल इतनी हुई। क्या पूछा इसने, इन विच ईयर सेल इज 90% इज मोर देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन। 90% ऑफ द प्रोडक्शन, हर किसी का 90% निकाल देंगे। 90% क्या होगा, 9/10 इंटू 1250, इसका भी 9/10 इंटू 1400, सेम यहाँ पे पाँचों का। और क्या बोला है, सेल मोर देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन, तो यहाँ पे जैसे हम 1250 का 9/10 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1125। इसने क्या बोला है, सेल इज मोर देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन। सेल यहाँ पे क्या थी हमारी 1000 की, इसका 90% प्रोडक्शन का क्या निकला हमारा 1125। तो यहाँ पे ये मोर हुई, जो सेल है वो मोर हुई प्रोडक्शन से, ये रिलेशन है इनमें, नहीं है। तो ये हमारा 2015 में तो नहीं हुआ। इसी तरह हम सारे निकालेंगे और आंसर निकालेंगे, और जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कुछ नहीं करना, हर किसी में 90% निकालना है, कंपेयर करना है। ये हमारा सेल जिसमें बड़ी आ जाए वही हमारा आंसर होगा। 2-3 साल भी हो सकते हैं जिनमें ऐसा हो रहा हो, तो आप वो कमेंट करेंगे, है ना। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं एसएससी सीजीएल में। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्या दे रखा है इन्होंने, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 4, और इन्होंने बोला है x⁵ प्लस 1/x⁵ की हमें वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं हम स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है जब स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2xy जब भी आएगा तो ये यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं बचेगा 2xy में, है ना। इसमें लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 1/x² प्लस 2 × x × 1/x, तो हो जाएगा हमारा 2 केवल। इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं बच्चे, इस साइड तो स्क्वायर कर देते हैं, उस साइड स्क्वायर करना भूल जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, आपको दोनों साइड स्क्वायर करना है। तो 4 का भी स्क्वायर होगा, यह आ जाएगा हमारा 16। नेक्स्ट, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 16 - 2, जो कि होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा 14, है ना। तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, अब जब हमारा ये निकल गया x² प्लस 1/x² हमारा निकल गया, ये हमारा है हमारा 14 के बराबर। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल क्यूब, वो भी इसमें लगाएंगे हम। क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू 4 का क्यूब, दोनों साइड क्यूब करेंगे, है ना, गलती नहीं करेंगे क्यूब छोड़ने की। तो ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3a² प्लस 3ab² इक्वल्स टू
4 का क्यूब होता है हमारा 64। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा हमारा 3/x इक्वल्स टू 64। तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 64। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 4 होती है हमारी, 4 दे रखी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 रख देंगे, तो ये होता है हमारा 12। तो 12 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 52। तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या है हमारे पास 52। x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमारे पास आ गई थी हमारे पास 14, और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आ गई हमारे पास 52। हमें पता है अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁵ और 1/x⁵ आएगा, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब। तो x² प्लस 1/x² मल्टीप्लाइंग बोथ साइड कर रहे हैं हम, इंटू x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 14 इंटू 52 हमारा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x⁵ प्लस x² इंटू 1/x³ ये हो जाएगा हमारा 1/x प्लस ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा हमारा केवल x प्लस 1/x⁵ इक्वल्स टू 14 इंटू 52 जितना भी आता है। तो ये हमारा इन दोनों को साथ लिख देंगे, x⁵ और 1/x⁵ ये हमें निकालना था। फिर दोबारा x प्लस 1/x हमें गिवन था 4, तो इसको फिर से रख देंगे यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 14 इंटू 52। ये 4 वहाँ चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी आप कमेंट्स में लिखें, क्वेश्चन नंबर के साथ लिखें। नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन किसका है, हमारा कौन से चैप्टर से, ट्राइंगल्स, है ना। कैसे पता चला, यहाँ पे ट्राइंगल का सिंबल बन गया। ये सिंबल कहीं का होता है हमारा, सिमिलैरिटी का। अगर कोई बोले ये सिमिलैरिटी का है तो कॉन्ग्रुएंसी का क्या है, कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, ये इक्वल्स टू भी आता है और सिमिलर भी आता है। ठीक है, क्या बोलता है, ये भी ट्राइंगल्स जो चैप्टर है वो भी हम इस जो इसका सिलेबस में आता है, तो ये भी इस कोर्स में आगे आएगा, तो ये भी हम आगे आपको डिटेल में समझाएंगे। अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है ना। इसमें आपको ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, दो ट्राइंगल दे रखे हैं हमारे पास ABC, ABC, और एक और ट्राइंगल दे रखा है हमारे पास PQR। क्या बोला इसने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दे रखा है हमारे पास। क्या दे रखा है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दे रखा है 64, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR भी दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है हमारे पास 81, है ना। तो क्या बोलता है, रिस्पेक्टिवली एंड AD एंड PT आर द मीडियंस ऑफ ABC एंड PQR। AD एंड PT ये दोनों क्या है हमारे, मीडियंस है इन ट्राइंगल के। मीडियंस क्या होते हैं, जो एक वर्टेक्स है ट्राइंगल की अपोजिट साइड में, इन ये जो साइड है उसके मिड पॉइंट को जो कनेक्ट करती है उसी को हम मीडियन कहते हैं। इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो कनेक्ट करती है उस लाइन को हम कहते हैं हमारा मीडियन। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, PT की लेंथ दे रखी है यहाँ पे, PT दे रखा है हमारे पास 10.8, है ना। और इन्होंने क्या बोला है, AD हमें निकालनी है, AD है ना, AD हमें निकालनी है, PT की लेंथ हमें दे रखी है। अब यहाँ पे हमारी आती है हमारी कौन सी प्रॉपर्टी काम, फिर से ट्राइंगल की प्रॉपर्टी काम। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी क्या कहती है, एरिया, अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो पहले वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन जो दूसरा वाला जो ट्राइंगल है, उन दोनों का रेशियो किसके बराबर आता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर। जैसे कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AB² अपॉन PQ², है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आगे अप्रोच करेंगे। क्या कर रहा है हमने यहाँ पे ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी यूज़ करी है, जब सिमिलर होते हैं ट्राइंगल तो एरिया का जो रेशियो आता है वो साइड्स के स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के
बराबर आता है, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है 64, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है हमारे पास 81। ये हमारे बराबर हो गया किसके, ए बी और पी क्यू स्क्वायर के रेशियो के बराबर। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे करें, इसको हम ऐसे करेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू निकाल लेंगे यहाँ से, यही हमारे बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर, यही हमारा बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के बराबर, है ना। एक भी निकालेंगे तो निकल जाएगा हमारा, इन सब के स्क्वायर के बराबर होता है। इनका रेशियो निकाल लेते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू हमारा ए सी अपॉन पी आर। क्या आ जाएगा ये, वहाँ जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हमारा होता है 8 का स्क्वायर होता है और ये होता है हमारा 9 का। तो इनका हमें रेशियो मिल गया। अब इस साइड हम फार्मूला भी रख देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे ए बी सी में, बी सी है हमारा, और हमारी जो हाइट है वो है हमारी ए डी। नीचे वाले में भी सेम, हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पे हमारा क्यू आर है ना, और हाइट जो है वो हमारी पी टी है हमारी। ये हमारा बराबर किसके हो जाएगा, जो हमें एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है हमें एरिया, 64 अपॉन 81, हाफ से हाफ कैंसिल। बी सी अपॉन क्यू आर हमने निकाल लिया था यहाँ पे, वो आ गया था हमारा 8 अपॉन 9, तो 8 अपॉन 9 इंटू ए डी अपॉन पी टी की वैल्यू दे रखी थी, पी टी की वैल्यू दे रखी थी, पी टी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10.8, ये बराबर दे रखा है, बराबर है हमारा किसके 64 अपॉन 81। इसको सॉल्व करेंगे हमारा ए डी आ जाएगा। तो अगेन ये ट्राइंगल का क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन था, इसमें आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ट्राइंगल की, तभी आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 28 नंबर्स इज 27। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स। 28 नंबर्स दे रखे हैं तो सम ऑफ 28 नंबर्स अपॉन 28 इक्वल्स टू 77। ये क्वेश्चन किसका है, एवरेज का, है ना। 28 नंबर्स का एवरेज दे रखा था 77। एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 नंबर्स इज 74। फर्स्ट 14 नंबर्स का एवरेज जो दे रखा है वो है हमारे पास 74। एवरेज ऑफ लास्ट 15 नंबर्स इज, यहाँ पे लिख लेते हैं हमें याद रहे, सम ऑफ फर्स्ट 14 अपॉन 14 इक्वल्स टू 74। अब लास्ट का एवरेज दे रखा है, लास्ट के 15 का, लास्ट 15 अपॉन 15 इक्वल्स टू 84। ठीक है, तो इन्होंने बोला है अगर 14 नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स क्या आएगा। तो निकाल लेते हैं, यहाँ से हम सम ऑफ 28 नंबर्स निकाल सकते हैं इजीली। 77 इंटू 28, हमारे पास 28 नंबर्स थे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आपको बताने के लिए कर रहे हैं कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। इसने क्या बोला, फर्स्ट 14 नंबर्स का जो एवरेज है वो हमें पास 74 दे रखा है। फर्स्ट 14 में कौन कौन से काउंट हो गए हमारे, ये नंबर्स, है ना, 3 6 9 12 और ये 14। और लास्ट 15 में हमारे कौन से नंबर्स काउंट हो गए, 3 6 9 12 और ये 15। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट 15 में और फर्स्ट 14 में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है हमारा, ये वाला, है ना। तो इसको जब ये सम ऑफ 28 नंबर्स हम निकालेंगे तो ये हमारा 77 इंटू 28 हमने निकाला, ये किसके बराबर आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 14। अगर हम इन सब का 14 का सम कर दें, ये भी हमें पता है कितना निकल जाएगा, 74 इंटू 14। इसमें ये नंबर काउंट हो गया, इसमें ये नंबर काउंट हो गया। लास्ट 15 इनका भी सम क्या है, 84 प्लस 84 इंटू 15। ठीक है, अब कौन सा नंबर रिपीट हो गया, जब हमने फर्स्ट 14 का करा तब भी ये वाला नंबर काउंट हुआ, और जब लास्ट 15 करा तब भी ये नंबर काउंट करा। तो एक बार इस नंबर को हटा देते हैं, कौन से नंबर का नंबर है ये, 14th नंबर का। इसको हम माइनस कर देंगे तो वो इनके सम के बराबर आ जाएगा, यहाँ से हमारा 14 नंबर निकल जाएगा। 14 नंबर जैसे निकला तो उसने बोला कि 14 नंबर को एक्सक्लूड कर देना है, उसको हटा देना है ना। उसको हटा देंगे तो हमारे पास टोटल कितने नंबर बचेंगे, 27। सम क्या बचेगा आप, 77 इंटू 28 माइनस जो भी ये नंबर 14 आएगा वो हमारे पास सम बच जाएगा।
तो उसको यहाँ लिख देंगे, हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज निकल आएगा। इसको भी आप करेंगे और हमारा आंसर बताएंगे कमेंट्स में। नेक्स्ट, फिर से एक डीआई का क्वेश्चन। क्या कहता है इस बार? ये दे रखा है इसने, ए बी सी डी 6 मंथ्स ऑफ 2018 में कितने की सेल करते हैं, कितनी कार सेल करते हैं। तो क्या पूछ रहा है, इन जुलाई 2018 if the sales of car by dealer D increases by the same percentage as in जून 2018 over its previous month। क्या कहा इसने, यहाँ पे इसने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का डेटा दे रखा है हमारे पास, पर क्वेश्चन में क्या बोला है, जुलाई 2018। तो इस तरह के डीआई भी होते हैं जिसमें हमें कुछ मंथ्स का दिया रहता है और नेक्स्ट वो अपना क्वेश्चन में ऐड करता है, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी को थोड़ा बढ़ाने के लिए। क्या कह रहा है, जुलाई 2018 में जो डी ने उसने अपनी जो सेल थी वो इंक्रीज़ करी सेम परसेंटेज जो कि जून 2018 में हुई प्रीवियस मंथ के मुकाबले। जून 2018 में डी ने कितनी परसेंटेज सेल इंक्रीज़ करी, यहाँ पे 600 थी मई में, प्रीवियस मंथ में, प्रीवियस मंथ थे कितनी थी हमारे पास, 600 थी, और नेक्स्ट मंथ में उसने कर दी 780। तो कितनी परसेंटेज उसने बढ़ाई यहाँ पे, 180 कार बढ़ी, पहले 600 थी इंटू 100, ये हमारी मतलब हमारा 30% से जून 2018 में मई 2018 से बढ़ी हमारी सेल्स, 30% से बढ़ी। तो उसने बोला जुलाई 2018 में भी सेम उससे बढ़ी, है ना। तो जुलाई 2018 में नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डी इन जुलाई 2018 कितनी है। सिंपल है, जब ये यहाँ पे 30% से बढ़ी तो इसके बाद भी ये बोल रहा है कि सेम उससे बढ़ी जुलाई 2018 में भी, तो यहाँ पे भी 30% इंक्रीज़ हुई। 30% इंक्रीज़ पीछे भी बताया था, 1/30 इंटू 130/100 इंटू 780, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल था, यहाँ पे बस क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आपका सही होना चाहिए, आपका आंसर सही आएगा। 16 क्वेश्चन अभी तक हो गए हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपने देखे, डीआई के क्वेश्चन आपने ज़्यादा देखे। तो डीआई एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। नेक्स्ट, सम फ्रूट्स आर सोल्ड एट 15 फॉर रुपीज़ 140 एंड एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स एट 10 फॉर रुपीज़ 120। लेट कर लेते हैं, एन नंबर ऑफ फ्रूट्स आर बॉट फॉर 15 फॉर रुपीज़ 140। अब 15 फ्रूट हम 140 रुपये के ले रहे हैं, एक हमारा कितने का ले रहे हैं, 140/15। एन ले रहे थे हम, तो एन हो जाएंगे हमारा 140/15 इंटू एन। एंड इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स, एक और दुकान से, एक दुकान वाला 15 फ्रूट दे रहा था 140 रुपये में, दूसरी दुकान वाला 10 फ्रूट दे रहा है 120 रुपये में, एक फ्रूट दे रहा है 120/10। एन फ्रूट कितने में देगा, 120/10 इंटू एन। अब इसने क्या करा, जिसने एक खरीदे, एक दुकान से यहाँ से खरीदे, एक से यहाँ से खरीदे, अब इसने क्या करा, आर सोल्ड फॉर 132 पर डजन। इसने 12 जो क्वांटिटी फ्रूट्स की वो बेची 132 रुपये में, मतलब एक इसने कितने में बेचा, 132/12 में। टोटल इसने कितने लिए थे, n+n, तो 2n की इसकी जो सेलिंग जो प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये होता है हमारा 12 भी होता है, तो 12 इंटू 2n, ये होता है हमारा 24n। तो इसमें पूछ रहा है कि कितना इसमें प्रॉफिट इसे हुआ। हमारी सीपी हमें मिल जाएगी यहाँ पे, कितना टोटल इसने कॉस्ट लगाया अपना, पहली दुकान में इतना कॉस्ट लगाया, दूसरी दुकान में इतना कॉस्ट लगाया, इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा सीपी आ जाएगा। और सेल इसने कितने में कर दिया, इतने में कर दिया। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। SP हमारे पास है, CP हम यहाँ से इन दोनों को ऐड करके निकाल देंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, हमारा कितना परसेंट प्रॉफिट हमें हुआ वो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर से एक सिमिलैरिटी का क्वेश्चन, सेम वही। अब इसने क्या बोला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QPR। ABC और PQR क्या है, हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों का एरिया का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, 144/49। अभी फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके बराबर है, हमारा साइड्स के रेशियो के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर।
के स्क्वायर के बराबर, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, है ना। एक मिनट, इन दोनों के, इन तीनों के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है हमारा एरिया का रेशियो। यहाँ पे दे रखा है इसने, ए बी दे रखा है हमारे पास 12, बी सी दे रखी है हमारे पास 7, ए सी दे रखी है हमारे पास 9। तो पी आर की लेंथ पूछी है इसने, पी आर की लेंथ सिंपल निकल जाएगी, इस वाले में रख देंगे। ए बी सी का और इसका रेशियो कितना दे रखा है 144/49, तो ये तो हमने सीधे सीधे लिख दिया। और यहाँ पे से हमें क्या निकालना था, पी आर निकालना था। पी आर यहाँ पे ए सी हमें दे रखा है, ए सी हमारे पास 9 है, तो 9 का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर, सिंपल हो जाएगा अब, है ना। यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो 9 अपॉन पी आर किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, √144/49। ये हमारा किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, 12 का अपॉन 7, पी आर निकल जाएगा हमारे पास 9 × 7/12। जो भी आंसर आएगा कमेंट्स में बताएंगे। इजी क्वेश्चन था, फिर से ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी बेस्ड था ये क्वेश्चन भी, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है वो क्या होती है कि जो अपोजिट साइड है उनका जो सम होता है एंगल्स का, वो होता है हमारे पास 180 डिग्री, है ना। तो ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक क्वाड्रिलेटर का क्वेश्चन है, इसमें फिर से आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे। तो जब ये क्वाड्रिलेटर का चैप्टर आएगा तो इसको उसी चैप्टर में कराएंगे। अभी आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस, कि एक साइड्स ए बी एंड डी सी, साइड्स ए बी and DC of a quadrilateral of a cyclic quadrilateral ABCD are produced to meet at E and sides AD and BC are produced to meet at F। एक quadrilateral बना लेते हैं हम, ठीक है। इस तरह से हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ए बी सी डी। क्या कहता है, इसका जो साइड्स ए बी एंड डी सी है उनको प्रोड्यूस किया जाता है और वो ई पे मिलती हैं। ए बी को प्रोड्यूस करा और डी सी को प्रोड्यूस करा, वो दोनों मिलती है हमारी ई पे जाके, है ना। नेक्स्ट ए डी और बी सी को प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया मतलब, तो वो मिलती है हमारी एफ पे जाके। एंगल ए डी सी का मेज़र दे रखा है, एंगल ए डी सी का, एक मिनट, ए बी और डी सी को प्रोड्यूस किया जाता है, ए बी और डी सी को प्रोड्यूस किया जाता है और वो मिलती है हमारी ई पे, ए बी सी डी, ठीक है। और ए डी और बी सी को प्रोड्यूस किया जाता है, ए डी और बी सी को प्रोड्यूस किया जाता है, वो मिलती है हमारी कहाँ पे, हमारी एफ पे मिलती हैं, है ना। तो इसको हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, ए डी सी का मेज़र हमें दे रखा है कितना, 78 डिग्री। एंगल बी ई सी का मेज़र दे रखा है हमारे पास कितना, 52 डिग्री, है ना। इसने कौन सा एंगल हमसे पूछा है, एंगल ए एफ बी। अगेन इसमें आपको साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल है उनकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी इसमें क्या आती है, जो ये इसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। इसका जो एक्सटीरियर एंगल इस वाली लाइन के लिए कौन सा है, ये वाला। इसका जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो है ये वाला, जो कि हमें गिवन है, एंगल ए डी सी। तो ये एंगल भी 78 डिग्री हो जाएगा। अब 78 डिग्री ये है, 52 डिग्री ये दे रखा था, ये एंगल भी निकल जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री सम होता है ना। 180 डिग्री माइनस 78 प्लस 52 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 130। तो यह एंगल हमारे पास 50 डिग्री आ गया। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा हमारा 130 डिग्री, है ना। अब फिर से ये वाला एंगल निकल जाएगा हमारा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, ये भी यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी, ये भी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22, ये 102 हो जाएगा हमारा। अब इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाला एंगल हमारा निकल जाएगा 180 माइनस 152, जो कि होता है हमारा
जो कि होता था हमारा 38 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉरी, 180 माइनस 152, ये होता है हमारा क्या, 28 डिग्री। 28 डिग्री हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जो पहले तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है उसमें अपोजिट एंगल्स का सम जो आता है वो आता है हमारा 180 डिग्री। जो इसका एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमारा इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की। नेक्स्ट, फिर से सेम, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 16/15। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट, हमारा एक और फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना। इसको सॉल्व करने के लिए जब ये दिख रहा है तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं सीधे सीधे। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे जब, प्लस कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा। अभी टेन स्क्वायर थीटा से छेड़छाड़ नहीं की है तो वो ऐसा ही रहेगा, है ना। अब कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल, ऊपर बच गया हमारा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऐसा ही है अभी भी। अब कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जो कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो वो ऊपर चल जाएगा हमारा, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दिया हमने। इसको साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को खोल देंगे तो 2/cos स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम आ गया हमारा क्या, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दिया हमने। ये क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी जगह ये रख देंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन देखिए कितनी डिफरेंट तरीके के हैं इसमें, है ना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक है, समझेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा रोम्बस। रोम्बस जो होता है उसको हम डायमंड भी कहते हैं, डायमंड शेप का होता है क्योंकि। रोम्बस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसके जो डायगनल्स हैं वो हमारे मीट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। इसकी जो चारों साइड है वो इक्वल होती है। तो ये हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं इसमें, है ना। एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, एडजेसेंट एंगल मतलब ये और ये, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर। साइड्स इक्वल होती हैं तो 13 सेंटीमीटर इसने लेंथ दे दी। और एक जो डायगनल है उसकी लेंथ दे दी है 24। तो इसने एरिया पूछ लिया। एरिया क्या होता है रोम्बस का, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 पहला डायगनल, D2 दूसरा डायगनल, ठीक है। तो हमें ये निकाल लेना है, इसके लिए हमें दूसरा डायगनल निकालना ज़रूरी है। अभी क्या बताया, जो इसके जो डायगनल्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, 13 ये है, 90 डिग्री है, तो आर एच वो लग जाएगी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे 90 डिग्री, ये 13 है। अब मैंने बोला ये बाइसेक्ट करता है यहाँ पे, 90 डिग्री पे भी करता है और बाइसेक्ट भी करता है। तो ये हमारी ये 12 आ जाएगी, हमारी ये वाली, ये 13 है, ये 12 है, हमारी ये वाली लेंथ निकल जाएगी, ये वाली लेंथ निकल जाएगी, उसका डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा पूरा डायगनल। इस फॉर्मूले में रख देंगे, एरिया आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बस प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए रोम्बस की। नेक्स्ट, अब फिर से ये हमारा परसेंटेज वाला, है ना।
क्या करना है इसमें, इनकम ऑफ ए इज़ 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी। जब आप ये करेंगे और इस ट्रिक से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा समझना। अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो 45% मोर है तो 100 में ऐड कर दिया 145 अपॉन 100 इंटू बी, ये इसने पहले दिया था। फिर क्या दिया है इसने, इनकम ऑफ सी ये 60% लेस है तो 100 में से माइनस करेंगे 60, 40 अपॉन 100, देन द सम ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, ए और बी के इनकम के 60% कम है, उन दोनों के सम के 60% कम है, तो 40/100 इंटू ए प्लस। फिर इसने दे रखा है डी जो है 20% मोर है सी से, तो वो हो जाएगा 100 प्लस 20, तो 120 अपॉन 100 इंटू सी। अभी क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन इनकम्स ऑफ बी एंड डी इक्वल्स टू 13200। तो इनकम ऑफ सी कितनी है, निकल जाएगा। 4 इक्वेशन है यहाँ पे, आराम से निकल जाएगा। ए अपॉन बी यहाँ पे हमारा आ जाएगा 145 अपॉन 100। सिमिलरली यहाँ पे डी अपॉन सी आ जाएगा हमारा 12/10। आगे भी सॉल्व करेंगे इसे। जब यहाँ पे भी हम एक ही जगह हम अगर एक ही जगह हम ये रख देंगे यहाँ पे 29 20, एक ही जगह अगर हम 29/20 रख देंगे तो सी और बी का रेशियो भी आ जाएगा। ठीक है, सी और बी का रेशियो आ जाएगा, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करा देंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो बी और डी का रेशियो निकल के आ जाएगा। बी और डी का रेशियो जब आ जाएगा तो यहाँ पे उसे रख देना है, एक की वैल्यू निकल जाएगी तो बाकी सबकी वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल है, आंसर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, फिर से ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना होता है इसमें। cot 25 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 भी 25 आता है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे क्वाड्रेंट में जब 90 माइनस होता है, 90 प्लस होता है, 180 प्लस होता है, 180 माइनस होता है, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या वैल्यू होते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होता, बस ये कॉट 90 माइनस 65 जैसा है, तो ये हमारा वापस इसी क्वाड्रेंट में आ जाता है और ये चेंज हो जाता है 10 में हमारा 10, और ये एंगल हमारे पास 65 जो ये एंगल का मेज़र रहता है वही लिख देते हैं हम यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, ये हमारा कॉट 35 है, इसको हम 90 माइनस 55 लिख सकते हैं। फिर ये हो जाएगा हमारा 10/55। कॉट 55, कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इसको हम कॉट 55 ही लिखते हैं, इसको हम कॉट 65 लिख देते हैं। अब ये होता था हमारा 10 की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन 65 अपॉन कॉस 65 इंटू ये भी हमारा सिमिलरली साइन 55 अपॉन कॉस 55। नेक्स्ट कॉट 55 इंटू इसको भी खोलेंगे तो ये हमारा कॉस 55 अपॉन साइन 55, इसको भी खोलेंगे तो कॉस 65 अपॉन साइन 65। कैंसिल हो रहा है सब कुछ, आ रहा है हमारा आंसर 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो कि आपको आगे इस कोर्स में बताया जाएगा सही से। नेक्स्ट, अब ये आ गया हमारा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से एक क्वेश्चन। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, स्कोरिंग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इन क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पे हमें डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। क्या बोलता है, इफ़ द 5 डिजिट नंबर 676xy इज़ डिविजिबल बाय 3711, जब ये नंबर इन तीनों से डिविजिबल है इंडिविजुअली तो ये नंबर इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, सिंपली 3 इंटू 7 इंटू 11, ये हो जाएगा हमारा 33 इंटू 7 जो कि होता है हमारा 231। तो ये नंबर 231 से भी डिविजिबल होगा। सबसे बड़ा नंबर रख देते हैं हम, 5 डिजिट नंबर, 3 डिजिट तो आगे की दे रखी है, इन दोनों को 99 रख लेते हैं, है ना। सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा ये। अब हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है, जो डिविडेंड होता है हमारा वो होता है हमारा डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर। डिविडेंड हमारे पास ये है, डिवाइज़र हमारे पास क्या है 231 में से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको इतना कि ये इसके पास चला जाए और रिमाइंडर जितना भी बचेगा, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, वो सबसे बड़ा नंबर जो इससे डिविजिबल है वो हमारा निकल के आ जाएगा। कैसे, रख लेते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आएगा हमारा 46200। अभी भी इसमें कम है, 300 से कर लेते हैं एक बार। 300 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अब ये ज़्यादा हो रहा है ना, तो इससे कम। तो ऐसे ऐसे करके आप निकाल लेंगे वो नंबर जो भी डिविजिबल होगा इससे। तो माना वो 67684 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्स वाई दिख गया, एक्स हमारा आ जाएगा 8 सीधे सीधे, वाई हमारा आ जाएगा 4। यहाँ रखेंगे, वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो ये हो गया हमारे 25 क्वेश्चन। थैंक यू इतना पेशेंटली सुनने के लिए। ये जो वीडियो थी इसका पर्पज़ मैंने आपको पहले ही बताया क्या था, आपको क्वेश्चंस का लेवल बताने का, कि मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं क्वांट के, वो किस लेवल के आते हैं आपके एसएससी सीजीएल में। आगे जो ये इस कोर्स की दूसरी वीडियो थी, पर जो सब्जेक्ट वाइज थी वो पहली थी। इसी में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो कि आएगी कल, है ना, क्योंकि रेगुलर होने का वादा किया है तो रेगुलर हम रहेंगे, बशर्ते आप भी एक अच्छा रिस्पांस दें और मोटिवेट करते रहें हमें। मोटिवेट इस सेंस में कि आप रेगुलरली फॉलो करें, और आपको समझ आए तो आप कमेंट भी करते रहें कि किस तरह से हम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप बताइएगा ज़रूर ये, है ना। तो ये थी हमारी सेकंड वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी 2021 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है वो लेके आएंगे, उसमें भी आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे। इस वीडियो से आपको नोट करना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, क्या क्या लेवल के क्वेश्चन आए, और किस तरह से आपको प्रिपरेशन आपकी करनी है ना। हम फिर जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो फोर्थ वीडियो से करेंगे, जो टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। अभी हम कल भी फिर से एक और सैम्पल पेपर जो है, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर है, वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। थैंक यू।